अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे लिवर पैथोलॉजी में पहला प्रॉपर टॉपिक ऑफ द लिवर विच इज एक्यूट लिवर फेलियर। ठीक है, लिवर फेलियर हमने पहले पढ़ना है जिसमें एक एक्यूट है, एक क्रॉनिक लिवर फेलियर है। दोनों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। बहुत आसान टॉपिक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ ये कि एससीक्यू में ही आता होता है, रिपीट होते हैं, इस वजह से आपने इसको उस हिसाब से भी इंपॉर्टेंस देनी है और इसमें एमसीक्यूज तो आते ही आते हैं। ठीक है, अच्छा स्टार्टिंग अप विद इट, एक्यूट लिवर फेलियर होता क्या है। ठीक है, लिवर फेलियर का मतलब हो गया जब लिवर ने अपना फंक्शन करना बिल्कुल खत्म कर दिया, इसके बाद अब लिवर ठीक नहीं हो सकता, हमारे पास ट्रांसप्लांट के अलावा कोई चांस नहीं रहता। जब जब लिवर का फंक्शन पेरेन्काइमा लॉस हो जाता है उसको हम कहते हैं लिवर फेलियर। ठीक है, एक्यूट नेचर हम कब कहेंगे। एक्यूट लिवर फेलियर ये होता है कि जब हमारे पास जब से डिजीज लिवर में शुरू हुई है, शुरू होने से मुराद है जब से हमें पता चला है, मतलब ये कि उससे पहले पेशेंट को कोई मसला नहीं था, लेकिन जब से हमें पता चला है और हमने डायग्नोसिस बनाया कि यस कोई प्रॉब्लम लिवर में चल रही है, ठीक है, तब से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर विद इन 6 मंथ्स हेपेटिक इनकेफेलोपैथी हो जाती है। ठीक है, हेपेटिक इनकेफेलोपैथी का मतलब ये है कि लिवर इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि उसकी वजह से आपका ब्रेन डैमेज होने लग गया। मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह ऐसा होता है कि लिवर के खराब होने से ब्रेन डैमेज होने लग जाए, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स आने लग जाए। इसका मतलब जब हेपेटिक इनकेफेलोपैथी का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है कि अब लिवर फेल हो गया है, बिकॉज उसका डैमेज इस कदर बढ़ चुका है कि उसने ब्रेन में भी डैमेज कर दिया। ठीक है, ये हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बात यह है कि जब लिवर डिजीज शुरू हुई उसके इनिशियल डायग्नोसिस से 6 महीने के अंदर अंदर या 6 महीने में हेपेटिक इनकेफेलोपैथी प्रोड्यूस हो जाए, हेपेटिक इनकैफ हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज एक्यूट लिवर फेलियर। नॉर्मली हम जो देखते हैं वो अक्सर क्रॉनिक लिवर फेलियर होते हैं। लिवर फेलियर एक्यूट इतना मतलब बहुत ज्यादा नहीं देखा जाता, स्पेशली हमारी सेटिंग में। हमारे यहाँ क्योंकि जो हेपेटाइटिस है वो मोस्ट कॉमन कॉज है ना लिवर डिजीज का, तो हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, ये क्रॉनिक लिवर डिजीजेस करती है। क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं जो क्रॉनिक लिवर फेलियर में जाते हैं। लेकिन एक्यूट लिवर फेलियर में आपने याद रखना है, ये डेफिनेशन आपके एमसीक्यूज में आती होती है 6 मंथ्स के अंदर अंदर फ्रॉम द इनिशियल डायग्नोसिस। अगर आपकी लिवर डिजीज जो है वो बन जाती है तो उसको हम कहते हैं एक्यूट लिवर फेलियर। याद रखना है, इनिशियल डायग्नोसिस से मुराद ये नहीं है, अब कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट्स को कहते हैं कि सालों से थोड़ा बहुत मसला चल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता पेट फूल रहा था और हमारा दिल खराब होता था, कभी कभी ओकेजनली जो है वो थोड़ा बहुत हो सकता है उल्टियां भी लग जाती थी, लेकिन हम ध्यान नहीं देते थे। तो ये जो बात है ना, ये क्रॉनिक है। ठीक है, ये एक्यूट नहीं है, क्योंकि पेशेंट हिस्ट्री दे रहा है कई सालों की। कई पेशेंट्स होते हैं ना ध्यान नहीं करते, तो आपने इस बात को कंफ्यूज नहीं करना। अगर कभी आपके पास सिनेरियो में ऐसी बात आ जाए तो वो क्रॉनिक होती है। अगर हमने जो पेशेंट को मसला शुरू हुआ और उसने उस वक्त रिपोर्ट किया कि मुझे मसला 2-4 दिन से 5 दिन से या 1 हफ्ते से, हमने उस वक्त डायग्नोसिस बनाया, उसके 6 महीने के अंदर अंदर हेपेटिक इनकेफेलोपैथी हो गई, तो एक्यूट लिवर फेलियर है। मैंने टाइम इस बात पे इसलिए लगाया क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद हमारे पास होता है एक फल्मिनेंट लिवर फेलियर। फल्मिनेंट लिवर फेलियर ये होता है कि इनिशियल डायग्नोसिस के 2 हफ्ते के बाद पेशेंट का हेपेटिक इनकेफेलोपैथी हो जाए, यानी इतना तेजी से जो डैमेजिंग इफेक्ट था वो इतना तेज था कि पेशेंट ने प्रेजेंट किया, डॉक्टर ने डायग्नोसिस बनाया, 2 हफ्ते के अंदर अंदर पेशेंट हेपेटिक इनकेफेलोपैथी में चला गया और उसके बाद या तो उसकी डेथ होगी या वो बच गया। मुश्किलों से बचते होते हैं, वैसे तो ज़्यादा डेथ ही हो जाती है। तो हमारे पास अगर 2 हफ्तों के अंदर अंदर ये हो जाता है तो उसे हम कहते हैं फल्मिनेंट लिवर फेलियर। ठीक है, और अगर 6 महीने भी नहीं 3 महीने में होगा तो उसे कहते हैं सब फल्मिनेंट लिवर फेलियर। ठीक है, ये फल्मिनेंट और सब फल्मिनेंट बहुत ही जल्दी की टर्म्स होती हैं जो कि बहुत रेयर होती हैं और बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट्स लेके आती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ये बात, इनिशियल डायग्नोसिस के 2 हफ्ते में फल्मिनेंट लिवर फेलियर, इनिशियल डायग्नोसिस के 3 महीने में सब फल्मिनेंट लिवर फेलियर, इनिशियल डायग्नोसिस के 6 महीने में एक्यूट लिवर फेलियर। अच्छा जी, अब इसकी कॉज क्या होती है, हमारे पास ऐसा क्यों हो जाता है। मोस्ट कॉमन जो कॉज इसकी देखी गई है, स्पेशली आपके वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज्यादा होता है, जिसमें एसिटामिनोफेन की इंजेक्शन। एसिटामिनोफेन आपकी सिंपल पेनाडोल है, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है। पेनाडोल की अगर आप ओवरडोजेज कर लेते हैं, ओवरडोजेज से मुराद है कोई सुसाइडल अटेम्प्ट्स में मोस्ट कॉमनली ऐसा होता है कि लोग सुसाइड करने के लिए बहुत सारी गोलियां एक साथ खाते हैं, 20-30 गोलियां खा ली, तो सुसाइडल अटेम्प्ट में जब एसिटामिनोफेन की ओवरडोजेज है ना, ये टॉक्सिसिटी करती है लिवर में, क्योंकि इसकी मेटाबॉलिज्म होनी होती है लिवर में एसिटामिनोफेन की, तो लिवर की टॉक्सिसिटी इतनी ज्यादा करती है कि इसकी वजह से आपका एक्यूट लिवर फेलियर होता है। जो आपका वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, वहां पर ये चीज बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद हमारे पास
बाकी जो केसेस आते हैं वो ऑटो इम्यून या वायरल हेपेटाइटिस में बी सी तो मैंने आपको बताया ना नॉर्मली क्रॉनिक ही करता है। बहुत कम ऐसा होता है कि अगर इन्फेक्शन पे कोई सुपरसीडेड इन्फेक्शन हो जाए, सपोज जो होते हैं आपके पास लो इम्यूनिटी के लोग होते हैं उनमें ऐसा हो जाता है कि वायरल इन्फेक्शन हुआ उसके ऊपर सुपरसीडेड कोई और इन्फेक्शन हो गया तो वो दोनों मिल के आपका ऐसा कर देते होते हैं, वरना नॉर्मली इतनी इसकी रैपिड एपिसोड नहीं होती आपका जो वायरल हेपेटाइटिस है, ठीक है। लेकिन इट कैन बी अ कॉज ड्रग्स, एसिटामिनोफेन ड्रग्स में ही आता है, टॉक्सिन्स आ जाते हैं आपके, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिवर को डैमेज करे। इसमें ड्रग्स में जैसे वी कैन हैव हेलोथेन है, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एंटी माइकोबैक्टीरियल्स इवन, ठीक है। याद रखना आपने जो आपके टीबी के अगेंस्ट ड्रग्स होते हैं और जो आपके एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं इनकी भी ओवरडोजेज बहुत ज़्यादा आपका एक्यूट लिवर फेलियर की कॉज बन जाती है। इस वजह से बहुत ध्यान से इनको भी लेना होता है, ओवरडोजेज टॉक्सिसिटी नहीं करनी होती। और सिंपल ओवरडोजेज नहीं होती है कि एक गोली एक्स्ट्रा खा ली है, 2 एक्स्ट्रा खा ली है, 10 20 30 गोलियों की बात आती है। तो टीबी की ड्रग्स एंटी डिप्रेसेंट्स जो होती हैं हमारे पास ये बहुत ज़्यादा करती हैं, हेपेटाइटिस ए भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। मॉर्फोलॉजी में क्या दिखेगा, मॉर्फोलॉजी इसकी ना बड़ी इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से कि मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास एपोप्टोसिस होता है मोस्ट कॉमनली इन द जो आपके पास हेपेटाइटिस वगैरह होती है उसमें मैंने आपको बताया था कि लिवर सेल्स की एपोप्टोटिक सेल डेथ होती है और नेक्रोटिक सेल डेथ होती है, मैंने आपको बताया था इस्कीमिया और हाइपोक्सिया में, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन अभी ये जो एक्यूट लिवर फेलियर का आप पैटर्न देखते हैं ना इसमें आपको नजर आता है मैसिव हेपेटिक नेक्रोसिस। ये लफ्ज आपने लिखना भी है, याद भी रखना है। पूरे लिवर में आपको हेपेटोसाइट्स का नेक्रोसिस होता हुआ नजर आता है, बहुत शदीद किस्म का। और जाहिर सी बात है कि ये कंडीशन जो है या तो आपके मैंने कहा मोस्ट कॉमनली हो रही है किसी ड्रग की वजह से यानी एसिटामिनोफेन की वजह से या फिर आपके वायरस की वजह से हो रही है, ज्यादा कॉमन यही कॉजेज है। अच्छा मतलब मोस्ट कॉमन तो आपकी ड्रग ही है। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में तो कहा था कि ड्रग इंड्यूस टॉक्सिसिटी में ज्यादातर एपोप्टोसिस होता है, लेकिन याद रखना है आपने कि वो मैंने आपको जो पिछली वीडियो में बात बताई थी वो मैंने आपको एक जनरल बात बताई थी कि ज्यादातर ऐसा होता है, मतलब एक बड़ा जो अगर मैं बात करूं कि लार्ज स्केल पे कि व्हाट इज गोइंग ऑन अ मेजर बेसिस तो ज्यादातर ये होता है कि जो ड्रग इंड्यूस टॉक्सिसिटी होती है वो बहुत जल्दी इफेक्ट नहीं करती, मतलब एसिटामिनोफेन के अलावा भी तो ड्रग्स है ना जो लिवर में मेटाबोलाइज होती हैं जो टॉक्सिसिटी कर सकती हैं, तो तब जनरली एपोप्टोसिस होती है। लेकिन ये वाली जो टॉक्सिसिटी है एसिटामिनोफेन की बहुत ज्यादा ओवरडोजेज क्योंकि ये बहुत ज्यादा डैमेजिंग एंड ड्रास्टिक होती है फॉर द लिवर, तो इसलिए इसमें नेक्रोसिस होता है लिवर का। और याद रखना जब भी एक्यूट लिवर फेलियर आता है तो एक्यूट कोई भी चीज होती है तो वो इतने प्रोग्राम्ड तरीके से नहीं हो सकती, वो एपोप्टोटिक तरीके से नहीं हो सकती, वो जल्दी जल्दी होती है। और जल्दी जल्दी में क्या होता है नेक्रोसिस होता है, तो आपको पूरे लिवर में नेक्रोसिस नजर आएगा, लिवर श्रिंक कर गया होगा साइज में, पेरेन्काइमा पूरा का पूरा उसका डिस्ट्रॉयड नजर आएगा। फिर एक बात आती है आपसे एमसीक्यू में पूछते होते हैं स्कार फॉर्मेशन का लफ्ज लिख के ना वो आपको कंफ्यूज करते हैं, ये बात याद रखनी है। जब भी कोई चीज़ एक्यूट होती है ना, आपने अपनी पैथोलॉजी जनरल पैथोलॉजी में पढ़ी होगी कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कभी भी स्कार नहीं बनता, स्कार हमेशा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में बनता है। स्कार और फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस जो है आपका दीज और बोथ द कंडीशंस ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। हम बात करें एक्यूट लिवर फेलियर की तो इसमें कोई स्कार नहीं होगा, कोई फाइब्रोसिस नहीं होगा, इसमें वी विल हैव नेक्रोसिस और उसके साथ हमारे पास श्रंकन टिश्यू होगा, हेपेटोसाइट्स हमें हर तरफ नेक्रोटिक नजर आएंगे, बीच में थोड़े थोड़े से ऐसी जगह होंगी जहां पर हमें लग रहा होगा कि शायद हेपेटोसाइट्स रीजनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर नेक्रोटिक एरिया इतना ज़्यादा होता है, पेरेन्काइमा इतना लूज हो चुका होता है कि वो थोड़ी थोड़ी हेपेटोसाइट्स भी उसको ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। और स्कार नहीं होगा, याद रखना स्कार नहीं होगा, ये एमसीक्यू में आता है, ठीक है। अच्छा क्लिनिकल फीचर्स पेशेंट की आऊँगा, अगर मैं आपको पहले बताऊँ कि जनरल साइंस और सिम्टम्स में ज़ाहिर शुरू होती है ये बात, क्योंकि हमने कहा कि इसका कोर्स बहुत लंबा नहीं है, तो नोजिया वॉमिटिंग और आपको जो कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत एब्डोमिनल पेन, क्योंकि वो प्रेजेंट पेशेंट शुरू में इसी से करता है कि नोजिया वॉमिटिंग एब्डोमिनल पेन होती है, फटीग होती है उसको, ये जनरल सिम्टम्स है जो एकदम शुरू में आते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जाहिर है लिवर के फंक्शंस लूज होने शुरू हुए। लिवर बहुत सारे फंक्शंस करता है, लिवर क्या क्या फंक्शंस करता है, लिवर बहुत सारी ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म करता है, लिवर हमारे सारे कोएगुलेशन फैक्टर्स बनाते हैं, हमारी ब्लड में पूरी कोएगुलेशन की प्रोफाइल इसकी वजह से है। इसके अलावा लिवर हमारे पास कोएगुलेशन कर दिए, मेटाबॉलिज्म कर दिए, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, मतलब इन शॉर्ट लिवर बहुत सारे फंक्शंस कर रहा होता है। अब ये सब फंक्शंस जब डिस्टर्ब होते हैं ना तो ये सारी चीज़ें हमारे पास ब्लड में अपने आप को शो अप करती हैं। क्या होगा, आपकी कोएगुलोपैथी शुरू हो जाती है, आपकी वाइड स्प्रेड बॉडी में या तो कोएगुलेशन शुरू हो जाएगी, कहीं कहीं पर ब्लीडिंग एपिसोड्स शुरू हो जाएंगे क्योंकि कोएगुलेशन फैक्टर सही से बन नहीं रहे या फिर कहीं पर कुछ एरिया ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपकी एक अजीबो गरीब ज़्यादातर ये होते हैं कोएगुलेशन एपिसोड्स आना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद
टॉक्सिन्स बॉडी से रिमूव नहीं हो रहे होते, टॉक्सिन्स रिमूव नहीं होंगे तो उसके अपने इफेक्ट्स आएंगे, उससे हेपेटिक इनकैफ हो जाता है। बिलिरुबिन जो है हमारे लिवर ने रिमूव करना था बाइल में, बिलिरुबिन रिमूव नहीं होता, वो ब्लड में आता है, येलोनेस ऑफ द स्किन और स्क्लेरा हो जाती है, जॉन्डिस हो जाता है। ऐसा फैट की मेटाबॉलिज्म पूरी नहीं करता तो थ्रोम्बाई बनने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपके लिवर की इसकी वजह से होती है, सारे साइंस एंड सिम्टम्स है। जो आपके लिवर की एंजाइम्स हैं, जो ALT AST होते हैं, ट्रांसएमिनेज है, वो एकदम से थाउजेंड्स में चले जाते हैं, जिनको बहुत थोड़ा होना चाहिए वो उनकी लेवल थाउजेंड्स में चली जाती है शुरू में आपके एक्यूट लिवर फेलियर के, ठीक है। लिवर एकदम से जब शुरू होती है ना ये कंडीशन, तो लिवर इनलार्ज होता है, एडीमा होता है उसमें, और फिर क्योंकि नेक्रोसिस बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर लिवर श्रिंक कर जाता है, ठीक है। विद इन 2-3 हफ्ते लिवर श्रिंक की कंडीशन में चला जाता है। जब आप 2-3 हफ्ते में लिवर श्रिंक कर जाते हैं तो आपके ट्रांसएमिनेज लेवल्स भी कम हो जाते हैं, क्योंकि अब लिवर एंजाइम्स प्रोड्यूस करने के काबिल ही नहीं रहा। शुरू में एंजाइम ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि एकदम से एडीमा हो रहा है, और जब आपका नेक्रोसिस हो गया, सेल डेथ हो गई है, फिर आपकी ये दोनों चीज़ें, लिवर भी श्रिंक हो जाता है, ट्रांसएमिनेज लेवल्स भी खत्म हो जाते हैं। तो ये बात आपसे वाइवा में पूछते हैं कि एक्यूट लिवर फेलियर में पेशेंट के ट्रांसएमिनेज लेवल्स कैसे होते हैं। तो नॉर्मली आपने उनको बताना है कि जब पेशेंट प्रेजेंट करता है तो उसके ट्रांसएमिनेज लेवल्स कई बार ऐसे होते हैं हमें नॉर्मल मिलते हैं, तो वो इस वजह से मिलते हैं क्योंकि पेशेंट अब नेक्रोटिक कंडीशन में है, लिवर उसका श्रिंक हो चुका है, तो ट्रांसएमिनेज लेवल्स अब नॉर्मल या उससे भी कम आ चुके हैं, ठीक है। तो ये बात आपसे वाइवा में पूछनी है, इसलिए आपने इसको याद रखना है कि ट्रांसएमिनेज लेवल्स में क्या फर्क पड़ता है, पहले ज्यादा फिर कम। अच्छा, उसके बाद अब जो पेशेंट को मैंने आपसे कहा था कि 4 जनरल चीजें हैं जो आपने याद रखनी है ऑलवेज विद एक्यूट लिवर फेलियर, वो ये 4 है। पहली चीज जॉन्डिस, जॉन्डिस क्यों हो रही है, बिलिरुबिन को वो निकाल नहीं पा रहा, बिलिरुबिन जब मेटाबोलाइज नहीं होता वो ब्लड में आता है, ब्लड में आता है और वो स्किन में डिपॉजिट हो जाता है, आपकी जो स्किन और स्क्लेरा है वो येलो हो जाती है, जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। हेपेटिक इनकेफेलोपैथी, हेपेटिक इनकेफेलोपैथी मैंने आपको बताया था, लिवर ने हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करना है, ठीक है। टॉक्सिन्स को रिमूव करना उसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जितने भी एक्स्ट्रा मेटाबोलाइट्स हैं वो सब लिवर रिमूव करता है, उनको डिटॉक्सिफाई करता है। जब वो डिटॉक्सिफाई नहीं करता वो हमारे ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, ब्लड से वो CNS में जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वहाँ जाके हमारे ब्रेन और नर्व्स को डैमेज करते हैं। ये चीज़ आपकी कर देती है हेपेटिक इनकेफेलोपैथी। प्रेजेंट किस तरह करती है हेपेटिक इनकैफ के, जब हमें पता चलता है कि पेशेंट अब हेपेटिक इनकैफ में जा रहे हैं, इसका मतलब है शुरू में उसका बिहेवियर थोड़ा बहुत चेंज होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें थोड़ी सी डिजीनेस आने लग जाती है, मतलब वो समझ नहीं पाता चीज़ों को, कन्फ्यूजन हो जाती है, और ये चीज़ पूरी उसे कॉमा में ले जाती है। कॉमा में पेशेंट पूरा हेपेटिक इनकैफ में जा चुका होता है, ठीक है। अच्छा, हमें शुरू की स्टेज किस तरह प्रेजेंट करती है, आप सिंपल जो होते हैं ना जॉन्डिस के पेशेंट्स, बस सिंपल सॉरी हेपेटाइटिस के, उनका भी जब थोड़ा बहुत, क्योंकि जाहिर है उनके भी लिवर में पैथोलॉजी चल रही होती है, उनसे आप कहें ना, आपको उसने पढ़ा भी होगा अपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में, उनसे आप कहते हैं कि आप अपनी बाजू बिल्कुल सीधी करें दोनों, इस तरह अपनी बाजू उनकी दोनों एक्सटेंड करवाते हैं और उनके हाथों को ना इस तरह डॉर्सी फ्लेक्स कराते हैं, मतलब ऐसे सीधे, तो वो ज़्यादा देर तक ऐसे रख नहीं सकते, उनको हाथों में ऐसे ट्रेमर्स आते हैं, इनको हम कहते हैं फ्लैपिंग ट्रेमर्स। ये फ्लैपिंग ट्रेमर्स आ रहे होते हैं ऐसे पेशेंट में नर्व डैमेज की वजह से, ठीक है। उनकी नर्व्स इस काबिल नहीं होती कि उनके हाथों को यूं डॉर्सी फ्लेक्स रख सकें, उनका हाथ ऐसे ऐसे फ्लैप करता है, ठीक है। और नर्व डैमेज क्यों हो रहा है, क्योंकि टॉक्सिन्स लिवर रिमूव नहीं कर रहा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद रखना, इसे एस्टेरेक्सिस कहते हैं, और एस्टेरेक्सिस भी आपसे पूछा जाता है। तो ये हो तो होगी आपकी एमोनिया, जो है ना आपका लिवर रिमूव करना होता है एमोनिया ने, और बाकी टॉक्सिन्स ये सारे जो है ना ये हेपेटिक इनकैफ कराते हैं। कोएगुलोपैथी मैंने आपको बता दिया होती है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लेवल्स ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड पोर्टल हाइपरटेंशन। अगले पार्ट में बताती हूँ, बल्कि बता देती हूँ। पोर्टल हाइपरटेंशन जो है ना वो मोस्ट कॉमनली क्रॉनिक लिवर फेलियर का सिम्टम है, ठीक है। क्यों मसला होता है पोर्टल हाइपरटेंशन, क्योंकि जाहिर है एक्यूट लिवर फेलियर है। मैंने आपको बताया था कि हेपेटिक पोर्टल वेन से सारा GIT का ब्लड आ रहा होता है टुवर्ड्स द लिवर, और लिवर से हार्ट में जाता है। अब जब लिवर फेल हो रहा है तो GIT का सारा ब्लड लिवर में नहीं एक्यूमुलेट हो रहा है, कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, जाहिर सी बात है लिवर की अब कुछ काम ही नहीं रहा, तो GIT का ब्लड वापस GIT की तरफ जाने लग जाते हैं और एसाइटीज डेवलप होती हैं। तो एक्यूट लिवर फेलियर में आपकी एसाइटीज यानी एब्डोमिनल फ्लूइड की कलेक्शन होने लग जाती है, क्योंकि सारा जो ब्लड से फ्लूइड है एडीमा वो बाहर आने लग जाता है ना, फिर तो आपकी फ्लूइड की कलेक्शन होने लग जाती है। पोर्टल हाइपरटेंशन ज़्यादातर नहीं होता, और एंड में हेपेटोरीनल सिंड्रोम हो जाता है। हेपेटोरीनल सिंड्रोम में ये होता है कि आपके पास क्योंकि लिवर फंक्शन नहीं कर रहा, तो आपकी वाटर की मेटाबॉलिज्म, आपका सोडियम, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स का मेटाबॉलिज्म खराब हो गया। वो जब सही नहीं होता तो उसकी वजह से आपकी क्या होता है कि किडनीज का जो ब्लड सप्लाई है वो ठीक नहीं जाती उसमें, क्योंकि किडनीज को जो GFR के लिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के लिए ब्लड चाहिए, वो एक नॉर्मल अमाउंट में आएगा तो GFR उतना होगा जितना चाहिए। जब GFR पूरा नहीं होता क्योंकि किडनी में ब्लड सप्लाई पूरी नहीं आ रही, तो किडनीज क्या करती हैं, पूरी बॉडी में वेजो कंस्ट्रिक्शन कराती हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन
कंस्ट्रक्शन सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो वेजो कंस्ट्रक्शन किडनी में भी आके मजीद वेजो कंस्ट्रक्शन कराते हैं, और ये सिलसिला इतना बढ़ता जाता है कि रीनल सिंड्रोम भी हमारे पास सामने आ जाता है, ठीक है। तो बहरहाल दिस इज लाइक मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी इफ आई विल गेट टाइम इन अदर वीडियो। अभी तो कोई मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।